बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे। लेक्चर नंबर 1 में हमने होम्योस्टेसिस के हवाले से बात की, डेफिनेशन पढ़ी उसकी कि होम्योस्टेसिस क्या है, और हम उसमें ये जानते हैं, इस चीज़ को पट स्टडी करते हैं कि दो तरह के इन्वायरमेंट है, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में चेंज जो है वो लार्जर होती है, जबकि इंटरनल इन्वायरमेंट में जो चेंज है वो नैरो रेंज में होती है। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो वाइड चेंज है, जो लार्जर चेंज है, उससे हमने इंटरनल इन्वायरमेंट को बचाना है, उसको मेंटेन रखना है। इसी मेंटेनेंस को होम्योस्टेसिस कहते हैं। होम्योस्टेसिस के बाद हमने इसकी दो टाइप्स में, तीन तरीके से इसको पढ़ते हैं कि या तो होम्योस्टेसिस में एक्सक्रीशन, ओस्मो रेगुलेशन और फिर थर्मो रेगुलेशन। इनकी डेफिनेशन की हद तक हम इन चीज़ों को स्टडी कर चुके थे। नेक्स्ट जो लेक्चर है इसमें भी होम्योस्टेसिस के जनरल कॉन्सेप्ट को ही हम कैरी करेंगे, और इसमें जो सबसे पहली बात है दैट इज़ होम्योस्टेसिस इन सेल। आपकी बुक का जो फर्स्ट पैराग्राफ है, फर्स्ट पेज है, उसका लास्ट पैराग्राफ यहाँ पे उसको स्टडी करेंगे। इसमें जनरल कंसेप्ट की बातें हैं, जो चीज़ें पहले हमने पढ़ ली हैं एक दो एग्जांपल से, उसी को एक्सप्लेन किया गया है बाकायदा। इसमें कोई ऐसा कह लें एमसीक्यू या शॉर्ट क्वेश्चन नहीं बनता, मगर इसको एक दफ़ा रीड करना ताकि हमें समझ लग जाए सारे चीज़ों की, वो ज़रूरी है। तो जैसे हमने बात की कि एक ऑर्गेनिज्म के एक्सटर्नल और इंटरनल इन्वायरमेंट होता है, इसी तरीके से एक सेल का भी इन्वायरमेंट होता है, जो सेल के अंदर इन्वायरमेंट है और सेल के बाहर का इन्वायरमेंट है। जो सेल के अंदर का इन्वायरमेंट है उसे हम इंट्रासेलुलर फ्लूइड कहते हैं या इंट्रासेलुलर इन्वायरमेंट कहते हैं, और जो सेल के बाहर का ये वाला इन्वायरमेंट है इसे हम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड या एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट कहते हैं। बिल्कुल जैसे एक ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, एक सेल में भी ऐसे होता है। एक सेल में जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड या एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट में चेंज आती है, उसकी निस्बत जो इंट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट में चेंज है वो वाइड होती है। यानी एक्स्ट्रा सेलुलर वाली चेंज वाइडर होगी और इंट्रा सेलुलर जो चेंज है वो नैरो होगी। सेल के जो अंदर एक कंट्रोल सिस्टम लगा होता है, जैसे हमारी बॉडी में कंट्रोल सिस्टम हमारा ब्रेन है, नर्वस सिस्टम है, जो कंट्रोल करता है कि किस तरीके से हमारे बॉडी के इंटरनल मैकेनिज्म को मेंटेन रखना है। इसी तरीके से हर सेल के अंदर कंट्रोल सिस्टम होता है, जो बेसिकली उसके रिसेप्टर्स होते हैं, जो बेसिकली उसको डिटेक्ट करने वाले रिसेप्टर्स जो उसके ऊपर होते हैं वो ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो इस तरीके से हम वही चीज़ यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो विद इन अ सेल इंट्रासेलुलर इन्वायरमेंट जो कि सेल के अंदर है वो फ्लक्चुएट करता है नैरो रेंज में एज कम्पेयर टू एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट, और सेल के बाहर जो इन्वायरमेंट है उसकी निस्बत अंदर वाला जो इन्वायरमेंट है वो नैरो रेंज में रहता है, सेम एज इन एन इंडिविजुअल। और इंट्रा एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट में क्या चीज़ें हो सकती हैं सेल के बाहर, या तो वेसल्स हो सकती हैं या कोई इंट्रासेलुलर फ्लूइड हो सकता, इंटरस्टिशियल फ्लूइड या एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड हो सकता है। In addition to solute and water, essential metabolites and hormones are kept in the required range. अगर हम एक पूरे इंडिविजुअल की बात करते हैं तो उसमें मेनली वाटर और सोल्यूट को या टेम्परेचर को रेगुलेट किया जाता है, जबकि सेल में हार्मोन्स और मेटाबोलाइट्स, आयंस या साल्ट्स वगैरह, इनकी रेगुलेशन भी लाजमी होती है, इनको भी रेगुलेट किया जाता है। और वही बात अगेन उसी तरीके से, होम्योस्टेसिस मींस नॉट टू कीप द फिक्स्ड इंटरनल इन्वायरमेंट एज चेंजेस आर मेंटेन्ड विद इन अ स्पेसिफिक रेंज। इसमें ये बात कह रहा है कि होम्योस्टेसिस से मुराद ये नहीं है कि सिर्फ इंटरनल इन्वायरमेंट है उसको हम फिक्स रखें। फिक्सेशन का मतलब, इसका मतलब नहीं है, इसका मतलब है कि मेंटेन रखना, एक नैरो रेंज में रखना है। ऐसा नहीं है कि हर मौसम में हर वक्त हमारी बॉडी का टेम्परेचर एक ही रहेगा, नो, चेंज होता है मगर एक नैरो रेंज में, मसलन 36.1 से 37.8 तक चेंज होता रहेगा। उसके बाद जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात की गई है, मसलन इसमें अब ये है कि सपोज एक एग्जांपल दी गई है, इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट वाटर अवेलेबिलिटी में फ्लक्चुएट फ्रॉम अबंडेंट सप्लाई टू ऑलमोस्ट ड्राई कंडीशन। कि हमारी बॉडी के बाहर वाटर, एक तो ये सिचुएशन है कि बहुत ज़्यादा है, अबंडेंट सप्लाई है, और दूसरी ये सिचुएशन है कि बिल्कुल ड्राई कंडीशन है, मगर हमारी बॉडी के अंदर जो वाटर की क्वांटिटी है वो नैरो रेंज में रहेगी। ऐसा नहीं है कि बाहर तो पानी बहुत ज़्यादा है या बाहर पानी का सैलाब आ गया है तो हमारी बॉडी पानी से फूल जाएगी, नो।
और ऐसा भी नहीं है कि बाहर बहुत ज़्यादा खुश्की है, बहुत ज़्यादा ड्राई कंडीशन है तो हमारी बॉडी मुकम्मल तौर पे डिहाइड्रेट कर देगी। नो, बाहर आने वाली चाहे पानी ज़्यादा हो चाहे पानी कम हो, हमारी बॉडी के अंदर नैरो रेंज में चेंजेस आएंगी जो क्वांटिटी को मेंटेन रखेंगी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के रिस्पॉन्स में। तो ये उसी बात को 3 से 4 तरीकों से कहा गया है, मेन कंसेप्ट सबका एक ही है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास पोर्शन आता है, दैट इज द कंपोनेंट ऑफ होम्योस्टेसिस। ये शॉर्ट क्वेश्चन है और ये कह लें कि बेस है इस चैप्टर की, इस टॉपिक को समझने के लिए कि किस तरीके से होम्योस्टेसिस हम बात करते हैं। होम्योस्टेसिस को कंट्रोल करने वाला एक सिस्टम है, उसे कहा जाता है कंट्रोल सिस्टम। जैसे अगर एनिमल की बात करें, उसमें जो मेनली कंट्रोल सिस्टम है वो उसके ये CNS होगा, जिसे हम या नर्वस सिस्टम कह देते हैं। प्लांट में यही कंट्रोल सिस्टम मेनली हॉर्मोन्स होते हैं। तो 3 कंपोनेंट्स हैं, एक रिसेप्टर, दूसरा इफेक्ट जो कंट्रोल सिस्टम है, और तीसरा इफेक्टर। कंट्रोल सिस्टम भी कह देते हैं इसे, कंट्रोल सेंटर भी कहा जाता है। हमारी बुक में कंट्रोल सेंटर का लफ्ज़ लिखा गया है इसके लिए। इसको इंटीग्रेटेड सेंटर भी कहते हैं क्योंकि ये कनेक्ट करता है रिसेप्टर को और इफेक्टर को। अब 3 कंपोनेंट हैं। रिसेप्टर, रिसेप्टर इंफॉर्मेशन देता है इंटीग्रेटेड सिस्टम को या कंट्रोल सेंटर को, और वो फिर आगे इंफॉर्मेशन देते हैं इफेक्टर को। बड़ी सादा सी बात है कि रिसेप्टर के लिए लफ्ज़ सेंसर भी इस्तेमाल करते हैं। ये वो ऑर्गन है, वो सेल्स हैं जो सेंस करते हैं किसी चेंज को, यानी जो ये चीज़ फील करेंगे हमारी स्किन के ऊपर मौजूद हो सकते हैं मुख्तलिफ जो है वो सेल्स होते हैं ये, जो कि डिटेक्ट करेंगे कि बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है। जब बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है तो ये मैसेज भेजेंगे कंट्रोल सिस्टम को। कंट्रोल सिस्टम हमारा मेनली नर्वस सिस्टम है। नर्वस सिस्टम को जाके न्यूरॉन्स के जरिए मैसेज जाएगा कि जी बाहर का टेम्परेचर बढ़ गया है, कुछ किया जाए ताकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर ना बढ़े। तो कंट्रोल सिस्टम आगे मैसेज देगा इफेक्टर्स को। इफेक्टर्स मेनली होते हैं या ग्लैंड या हार्मोन, दो ही फैक्टर्स हैं, ग्लैंड या मसल्स, ये फैक्टर होते हैं। तो कंट्रोल सिस्टम आगे जो अहकामात जारी करेगा इफेक्टर्स को। इफेक्टर को कहेगा कि कुछ ऐसा काम किया जाए कि जो बॉडी का टेम्परेचर है वो ज़्यादा ना हो पाए। इफेक्टर क्या करेंगे, स्वेट ग्लैंड है, स्वेटिंग प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे। स्वेटिंग से वेपोरेशन कूलिंग होगी, बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल रहेगा। इस तरीके से ये तीनों जो कंपोनेंट है वो एक दूसरे से लिंक होते हैं। तो रिसेप्टर या सेंसर जो चेंज सेंस करते हैं, कंट्रोल सिस्टम गेट सिग्नल फ्रॉम द रिसेप्टर। ये आसान वर्डिंग में आपके सामने लिखा गया है ताकि बुक में तो सिर्फ इनके नाम लिखे हुए हैं। गेट सिग्नल फ्रॉम द रिसेप्टर, जो रिसेप्टर से सिग्नल लेते हैं, एंड फॉरवर्ड टू द इफेक्टर। इफेक्टर क्या है, इफेक्टर जो है वो कंट्रोल सिस्टम के बताए गए अहकामात के मुताबिक जो है वो रिस्पॉन्स करते हैं, जैसा उसने कहा है उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। परफॉर्म रिस्पॉन्सिस बाय गेटिंग सिग्नल फ्रॉम द कंट्रोल सिस्टम। इसकी हम सादा सी एग्जांपल यहाँ पे अगर स्टडी कर लें तो हमें इसको समझने में आसानी रहेगी। मसलन ये एक नॉर्मल सिचुएशन है, हमारी बॉडी की एक नॉर्मल सिचुएशन है। डेविएशन, चेंज हमेशा तब ही आती है जब डेविएशन होती है, ये नॉर्मल से हट के काम होता है, फिर ही चेंज आएगी, वही स्टिमुलस कहलाएगा। मसलन टेम्परेचर ज़्यादा हो गया है, टेम्परेचर ज़्यादा हो गया है, उस वो डेविएशन है। उसको किसने सेंस किया, इन सेंसर ने, जो कि सेल्स हो सकते हैं। उन सेंसर ने आगे इंफॉर्मेशन किसको दी, कंट्रोल सेंटर को। कंट्रोल सेंटर ने आगे कमांड, आगे अहकामात जारी किए किसको, इफेक्टर को। इफेक्टर ने वो जो डेविएशन हुई थी उसको करेक्ट कर दिया, और वो हमारा बॉडी फिर क्या हो गई, नॉर्मल। इस तरीके से अगर ये वाला सिस्टम निकाल दें तो चेंज डेविएट कर जाएगी, तो उसकी फिर बॉडी पर नेगेटिव असरात होने शुरू हो जाएंगे। इसी को दो बहुत आसान एग्जांपल से मज़ीद देखें ताकि इसको कोप करना आसान हो जाए। ये दो एग्जांपल है बॉडी टेम्परेचर की, के बॉडी टेम्परेचर मसलन बॉडी का टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अब बॉडी का टेम्परेचर एक्सीड 37 डिग्री, यानी 36 डिग्री सेंटीग्रेड से बॉडी का टेम्परेचर क्या हो गया, ज्यादा हो गया। ये डेविएशन है, ये एक चेंज है। इसको किसने डिटेक्ट किया, रिसेप्टर में ने। इस केस में रिसेप्टर्स हैं, नर्व सेल्स हैं जो स्किन के ऊपर मौजूद हैं, उन्होंने इसको सेंस किया। सेंस करने के बाद उन्होंने मैसेज भेज दिया कंट्रोल सिस्टम को। कंट्रोल सिस्टम ब्रेन के अंदर मौजूद है, जो टेम्परेचर को कंट्रोल सिस्टम और होगा, ऐसे ही
एक्सक्रीशन का कंट्रोल सिस्टम अलग है, ऐसे ही सोल्यूट्स ओस्मो रेगुलेशन के लिए कंट्रोल सिस्टम अलग है। तो इस केस में ब्रेन में कंट्रोल सिस्टम के पास मैसेज आएगा, वो कंट्रोल सिस्टम कमांड देगा स्वेट ग्लैंड को जो कि इफेक्टर है। ये साथ साथ ये लिखा हुआ है इफेक्टर है। इफेक्टर क्या करेंगे कि बॉडी में जो है वो स्वेट ग्लैंड है, स्वेट ग्लैंड क्या पूरी बॉडी में पसीना लेके आएंगे, पसीने की वजह से कूलिंग होगी, कूलिंग की वजह से फिर बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मली 37 डिग्री सेंटीग्रेड ही हो जाएगा। इस तरीके से ये स्टिमुलस, सेंसर, कंट्रोल और इफेक्टर, ये साइकिल चलता रहता है जो कि मेंटेन करता है। तो ये तीन कंपोनेंट हैं, किस किस तरीके से काम करते हैं उस हवाले से हमने बात की। इसके बाद एक बड़ा अहम और ट्रिकी शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि अक्सर स्टूडेंट इसको इतना गौर से पढ़ते नहीं, फिर वो समझते हैं कि ये पता नहीं आउट ऑफ सिलेबस है या किधर से आ गया शॉर्ट क्वेश्चन। फीडबैक मैकेनिज्म। फीडबैक मैकेनिज्म दो तरह से हम पढ़ेंगे, पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक। सबसे पहले पढ़ लें फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है। बड़ी सादा सी बात है, क्लासेस में फीडबैक लेने आते हैं हर कॉलेज में, हर इंस्टीट्यूट में जो प्रिंसिपल है या मुख्तलिफ जो मैनेजमेंट के लोग होते हैं वो फीडबैक लेते हैं। क्या आपसे पूछते हैं, उस टीचर के हवाले से पूछते हैं कि वो ठीक पढ़ाते हैं, उनका तरीकाकार कैसा है। तो ये जो आप बता रहे हैं वो इसका क्या है जी, फीडबैक। यानी जो आप चीज फील कर रहे हैं उसका रिस्पोंड करना, उस रिस्पॉन्स को क्या कहेंगे, फीडबैक। अब ये फीडबैक दो तरह से हो सकता है, या पॉजिटिव या नेगेटिव। तो या तो आप उस टीचर की तारीफ करेंगे कि वो अच्छा पढ़ाते हैं, ये पॉजिटिव फीडबैक है, वो प्रिंसिपल जाके उस टीचर को शाबाश देगा, वो टीचर मजीद बूस्ट होगा, वो मजीद अच्छा पढ़ाएगा। दूसरी तरफ आप कहते हैं नहीं वो ठीक नहीं पढ़ाते, चेंज कर दें या उनमें कुछ खामियां हैं, तो प्रिंसिपल जाके उन टीचर को कहेगा कि जी आप में ये खामियां हैं, इसको दूर करें। तो ये एक नेगेटिव फीडबैक है। तो इसी तरीके से हमारी बॉडी में भी फीडबैक मैकेनिज्म काम करते हैं। तो फीडबैक मैकेनिज्म की पहले डेफिनेशन पढ़ लें। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है, डिटेक्शन ऑफ चेंज बाय रिसेप्टर एंड सिग्नलिंग टू कंट्रोल सिस्टम फॉर इफेक्टर्स रिस्पॉन्स। यही बात कि रिसेप्टर की मदद से चेंज को डिटेक्ट करना और फिर उसको भेज देना कंट्रोल सिस्टम की तरफ। क्यों? ताकि कंट्रोल सिस्टम के जरिए इफेक्टर अपना रिस्पॉन्स शो कर सके। सेंस करना होता है स्टिमुलस को सेंसर ने, और रिस्पॉन्स शो करना होता है इफेक्टर ने। तो डिटेक्ट करके, यही प्रोसेस डिटेक्ट करके कंट्रोल सिस्टम के पास, कंट्रोल सिस्टम से इफेक्टर के पास जाना ताकि इफेक्टर क्या करे, रिस्पॉन्ड करे, उसको कहते हैं फीडबैक। तो नेगेटिव फीडबैक भी हो सकता है और पॉजिटिव। हमारी बॉडी में तकरीबन 99% जो मैकेनिज्म है वो नेगेटिव फीडबैक ही है। हमारी बुक में भी जो मेन है वो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म कम है, क्योंकि पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म अगर हो तो बॉडी को उनसे नुकसान होगा। तो अभी कैसे होगा उसकी भी जरा बात करेंगे। तो ज्यादातर फीडबैक मैकेनिज्म नेगेटिव है, मसलन स्वेटिंग, शिवरिंग, ये सारे नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है। ये जरा समझिएगा कि कैसे। अब नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या है, द मैकेनिज्म इन विच रिस्पॉन्स ऑफ इफेक्टर रिवर्स द चेंज। के जो इफेक्टर है वो चेंज को रिवर्स कर दे, उसको उलट कर दे, उसको कहेंगे नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। इसी एग्जाम्पल से आप अच्छे से समझ पाएंगे। ये लिखा हुआ है नेगेटिव फीडबैक, ये नेगेटिव फीडबैक की एक एग्जांपल है आपके सामने। मसलन एक बंदे को टेम्परेचर ज़्यादा हो गया है, ठीक है, एक्सटर्नल टेम्परेचर ज़्यादा हो गया है तो बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ना शुरू हो गया है। उसको डिटेक्ट कर लिया स्किन ने, सेंसर ने कंट्रोल सिस्टम को मैसेज दे दिया, कंट्रोल सिस्टम ने इफेक्टर को मैसेज दे दिया, इफेक्टर स्वेट ग्लैंड है, स्वेट ग्लैंड ने स्वेट प्रोड्यूस कर दिया। अब वो स्वेट क्या करेगा, वो स्वेट जाके बॉडी का टेम्परेचर जो बढ़ा हुआ है उसको कम करना शुरू कर देगा, नॉर्मल करना शुरू करेगा। 37 से अगर बढ़ गया है उसको नॉर्मल करेगा। तो इफेक्टर ने यहाँ पे क्या किया, जो रिस्पॉन्स है वो स्टिमुलस के ऑपोजिट है। स्टिमुलस क्या था, हाई टेम्परेचर। इफेक्टर का रिस्पॉन्स क्या है कि उस हाई टेम्परेचर को कम करना। तो ये जो रिस्पॉन्स है वो स्टिमुलस के ओपोजिट है, वो स्टिमुलस के रिवर्स है, इसको आप कहते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। इसकी एक और एग्जांपल आप, मसलन यहाँ पे ये लिखी हुई है, मैंने एग्जांपल लिख दी कि मसलन फॉर एग्जांपल रिसेप्टर डिटेक्ट्स टेम्परेचर इंक्रीज, फिर सेंड सिग्नल टू कंट्रोल सिस्टम, या हाइपोथैलेमस होगा, ब्रेन का पोर्शन है, वो सिग्नल सेंड करेगा इफेक्टर में। इस केस में इफेक्टर ने स्वेट ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड क्या करेंगे, रिस्पॉन्स, स्वेटिंग रिस्पॉन्स है, और उसके नतीजे में कूलिंग काज होगी। और कूलिंग आप देखें कि
स्टिमुलस था, टेम्परेचर इंक्रीज और रिस्पॉन्स है कूलिंग, तो दोनों एक दूसरे के इनवर्स है। दिस इज द नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। इसी तरीके से शिवरिंग होती है, जब बॉडी का बाहर का टेम्परेचर, एक्सटर्नल टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, बॉडी का टेम्परेचर भी कम होना शुरू हो जाता है, तो कंट्रोल सिस्टम की तरफ मैसेज आता है कि बॉडी का टेम्परेचर कम हो रहा है, इसको ज़्यादा करो, इसको मेंटेन करो। तो वो इफेक्टर को मैसेज देता है। उस केस में फैक्टर मसल्स होंगे, मसल शिवरिंग करेंगे, शिवरिंग की वजह से हीट प्रोड्यूस होगी और बॉडी का टेम्परेचर फिर नॉर्मल हो जाएगा। तो ये भी नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है कि स्टिमुलस लो टेम्परेचर था और रिस्पॉन्स हीट पैदा कर रहा है, तो दोनों एक दूसरे के रिवर्स है। दिस इज आल्सो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। थोड़ी सी बात पॉजिटिव की भी कर लेते हैं, गोया कि हमारी बुक में नहीं लिखा। अगर इफ रिस्पॉन्स ऑफ अ इफेक्टर इनहांसिस द चेंज, अगर इफेक्टर का रिस्पॉन्स जो स्टिमुलस को बढ़ा दे तो उसको पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं। ये वेरी रेयर होते हैं, ज़्यादातर नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म ही है। हमारी बुक में जो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म दिया गया है वो फीवर है, जिसे हाइपरथर्मिया कहते हैं, या बल्कि हाइपरथर्मिया के वर्ड में नहीं हम कहेंगे, इसके लिए पायरेक्सिया का वर्ड रहेगा, जो कोई इन्फेक्शियस फीवर होता है। तो और दूसरी एग्जांपल जो हम 18 चैप्टर में पढ़ते हैं, बर्थ प्रोसेस। बर्थ प्रोसेस पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म है हमारी बॉडी में। तो ये बात, ऐसे दो मैकेनिज्म है जो हमारी बुक में दिए गए, तो इनको हम जब उनकी आएगा टॉपिक उसमें भी डील करेंगे। बाकी इसके अलावा जो स्वेटिंग है, जो शिवरिंग है, ये सारे नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म ही है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे और कंसेप्ट के लिहाज से बड़ी एक अहम चीज़ है जो नेक्स्ट पढ़ने के लिए आपके लिए लाजमी है इसको पढ़ना और इसको मेमोराइज करना।